एपिसोड 21 to 30, अध्याय 21, भोज एक्स। लेडी यांग निंग, मैंने आपके बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी थीं। हालांकि मैं आपसे इस तरह व्यक्तिगत रूप से मिलकर हैरान हूं। पहले तो मुझे उन अफवाहों पर यकीन नहीं था, लेकिन महामहिम के सामने आपको इस तरह पेश आते देखकर मैं यकीन से कह सकती हूं कि वे अफवाहें सच थीं। राजकुमारी लियू ने यांग निंग पर व्यंग्य किया, जो फलों और चाय का आनंद ले रही थी, जबकि सभी लोग महामहिम के भोज शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। यांग निंग जो शांति से अपने फलों और चाय का आनंद ले रही थी, उसकी खुशी शहद से टपकती मीठी आवाज और विष जैसे कड़वे और शत्रुतापूर्ण शब्दों से बाधित हो गई। ऐसा नहीं है कि वह खाना चुरा कर खा रही थी या उसने राजकुमार पर दबाव डाला था कि वह उसके लिए सारा खाना व्यवस्थित करे। ये तो युवराज ही थे जिन्होंने खुद उसके लिए खाने की मेज सजाई थी। यदि उन्हें कुछ कहना है तो क्या उन्हें क्राउन प्रिंस से बात नहीं करनी चाहिए, उनसे नहीं। मुझे यकीन नहीं है कि आपने मेरे बारे में कैसी अफवाहें सुनी हैं। हालांकि मुझे हैरानी है कि आप इतनी छोटी सी मुलाकात में उन अफवाहों की पुष्टि कर सकते हैं। हाँ, ये तो अविश्वसनीय है। यांग निंग हंसी और उसने चाय का प्याला जो उसने मेज पर पकड़ा हुआ था रख दिया। क्या? यांग निंग के ऐसे साहसिक और व्यंग्यात्मक शब्द सुनकर राजकुमारी लियू के चेहरे पर उदासी छा गई। वह अविश्वास से हंस पड़ी क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन अफवाहों के बारे में मासूमियत का नाटक करने के बजाय वह सबके सामने ऐसी व्यंग्यात्मक बातें कर रही थी। राजकुमारी लियू गुस्से से आग बबूला हो रही थी। यांग निंग सोच रही थी कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। उन्होंने सामने खड़ी महिला के साथ यथासंभव विनम्र व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्हें उनकी बात पसंद नहीं आई। ... वह वाकई इतने कम समय में लोगों के मन की बात पढ़ने के लिए उसकी तारीफ कर रही थी, क्योंकि इतने लंबे समय तक साथ रहने के बावजूद वह किसी के असली इरादों को पहचानने में नाकाम रही थी। यदि उसके पास इस प्रकार का कौशल होता तो वह अपने सबसे करीबी व्यक्ति द्वारा धोखा नहीं खाती। यह अच्छा नहीं लग रहा है। यांग निंग ने मन ही मन सोचा और जियाओवेई की ओर हैरानी से देखा, उससे मदद की गुहार लगाए। जियाओवेई ने यांग निंग की उलझन भरी निगाहों को देखा और गहरी सांस ली। जैसे फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं, वैसे ही वह मुसीबतों को क्यों आकर्षित करती रहती है। राजकुमारी लियू ने यांग निंग के अशिष्ट व्यवहार को देखकर तिरस्कारपूर्वक कहा, लेडी यांग निंग, जिस तरह से आप महामहिम से पहले फल खा रही हैं और चाय पी रही हैं, उसे देखकर लगता है कि आपको शाही परिवार के लिए कोई शर्म या सम्मान नहीं है। पहले तो उसकी इतनी दूर जाने की योजना नहीं थी, लेकिन यांग निंग का बेशर्म और अशिष्ट व्यवहार देखकर वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। मैं सोचती थी कि भावी युवराज के बारे में अफवाहें बस बेबुनियाद बातें हैं और कुछ नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक दुष्ट और बेशर्म औरत, जैसा कि कहा जाता है, जैन साम्राज्य की भावी युवराज बने। हालांकि अब मुझे यकीन नहीं है। मैं बस आपको ये बताने आई हूं कि आप जो कर रहे हैं वह न केवल अनुचित है, बल्कि शर्मनाक भी है। यहाँ हर कोई राजपरिवार की परंपरा से वाकिफ है और इसीलिए उस परंपरा का सम्मान करते हुए महामहिम के जाने से पहले कोई भी पानी का घूंट तक नहीं पीता। उसने मुख्य हॉल में खड़े सभी लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, जो यांग निंग को उसी तरह तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। लेकिन आप मेन हॉल के बीचों बीच अपनी अलग मेज पर बैठे हैं, जिस पर फल और चाय रखी है। क्या आपको नहीं लगता कि आप हद पार कर गए हैं? यांग निंग एक अनजान महिला से लंबा भाषण सुनकर अवाक रह गई। उसने मेज के नीचे अपनी मुठ्ठियां भींच ली और अपने गुस्से पर काबू पाने की पूरी कोशिश करने लगी। ये शाही कुतिया, उसने मन ही मन गाली दी और अपने हाव भाव को यथासंभव तटस्थ रखने की कोशिश की। गहरी सांस लो। वाह, खाली दिमाग से बहस करना बेकार है। एक बड़ा इंसान बनो। वाह, उसने गहरी सांसें लेने की कोशिश की और मन ही मन कहा कि इस औरत से बहस मत करो और शांत रहो। यांग निंग ये समझने की कोशिश कर रही थी कि उसे इस महिला को उसके असभ्य शब्दों का जवाब कैसे देना चाहिए और साथ ही उसके लिए चीजें जटिल नहीं बनानी चाहिए। जेंग लियांग, जो अब तक चुप था, आखिरकार बोल पड़ा, तुम ही तो हद कर गई हो। मैंने ही लेडी यांग निंग के लिए चाय और फलों का इंतजाम किया था। वह उस महिला का सामना करने के लिए खड़ा हुआ, जिसने पूरी बात जाने बिना ही यांग निंग पर हमला करना शुरू कर दिया था। अगर उसे यांग निंग की सेहत के बारे में पता नहीं होता और कल उसे बेचैनी से कराहते हुए देखता तो वह उसे नासमझ और बेशर्म समझता। लेकिन वह जानता है कि पिछले 2 दिनों से उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला, इसलिए वह राजकुमारी लियू के ऐसे आरोप बर्दाश्त नहीं कर सका। राजकुमारी लियू, अगर आप शाही परंपराओं और रीति रिवाजों की बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उनसे आपसे ज्यादा वाकिफ हूँ। शाही दावत से पहले उनके चाय और फल खाने की बात कहना, इसका सीधा सा मतलब है कि आप मेरे फैसले का अनादर कर रही हैं और मेरे मेहमान के प्रति मेरे आतिथ्य को कमतर आंक रही हैं। क्या आप जानते हैं कि इस तरह का व्यवहार शाही परिवार के प्रति आपके सम्मान और वफादारी की कमी के रूप में माना जा सकता है? यांग निंग इस बात से आश्चर्यचकित थी कि उसने महिला को किस तरह से डांटा था और वह उसकी शांत प्रतिक्रिया के लिए उसे बहुत बहुत बधाई देना चाहती थी, लेकिन उसने गर्म बहस के बीच में ताली बजाकर उसके लिए एक और समस्या पैदा करने की अपनी इच्छा को नियंत्रित किया। उसने चुपके से उसकी तरफ देखा और देखा कि वह अपना जबड़ा कस रहा है। जब उसने देखा कि उसका एडम एप्पल ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसने अपने होंठ भींच लिए। अरे, जब वह गुस्से में होता है तो और भी सुंदर दिखता है। राजकुमारी लियू तब सदमे में आ गई जब जेंग लियांग ने सबके सामने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, वो भी इस बेशर्म, दुष्ट औरत के लिए। वह लियू राज्य की राजकुमारी है, वह उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? वह ये सब सिर्फ उसके और शाही परिवार के लिए कर रही थी। वह इस बेशर्म और दुष्ट औरत से कहीं बेहतर है, ये बात उसे कैसे पता नहीं? महाराज, आपके प्रति अशिष्ट व्यवहार के लिए मुझे क्षमा करें। मेरा आपके या शाही परिवार के प्रति किसी भी तरह से अशिष्ट व्यवहार करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि आपको अंदाजा भी नहीं है कि वह किस तरह की महिला है। जिस तरह से जेंग लियांग ने उसके इरादों को गलत समझा और उसे यांग निंग का काला पक्ष दिखाने की कोशिश की, उससे उसे गलत लग रहा था।
यांग निंग अपने सामने हो रहे पूरे नाटक को देख रही थी और जब राजकुमारी लियू ने झेंग लियांग से माफी मांगी जबकि वह उसके प्रति असभ्य थी तो उसने आंखें घुमाई। क्या उसे उससे माफी मांगने के बजाय उससे माफी नहीं मांगनी चाहिए? महाराज, यह महिला आपको आपके 25वें जन्मदिन समारोह की बधाई देने नहीं बल्कि आपको श्राप देने आई है। इसलिए आज जैसे विशेष भोज में उसने इतने साधारण और सादे कपड़े पहने हैं। वह आपको नहीं बल्कि पूरे शाही परिवार को नीचा दिखा रही है। राजकुमारी लियू ने अपनी बात जारी रखी जबकि मुख्य हॉल में मौजूद अन्य लोग भी उसकी बातों पर सिर हिलाकर उसकी बातों का समर्थन कर रहे थे। केवल इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि वह शाही महल के बाहर अपनी नौकरानी को पीट रही थी और बाहर सभी पहरेदारों के सामने शर्मनाक दृश्य बना रही थी। उसने वही शब्द दोहराए जो उसने कुछ देर पहले भोज में अन्य मेहमानों से सुने थे। देखते हैं कि सच्चाई जानने के बाद भी वह इस दुष्ट औरत का पक्ष लेता है या नहीं। वह विजयी भाव से मुस्कुराए। भले ही यह महिला भविष्य में क्राउन प्रिंसेस बनने वाली हो, लेकिन इस तरह का रवैया अस्वीकार्य है। यह शाही परिवार की प्रतिष्ठा पर कलंक के अलावा और कुछ नहीं है। मैं तो बस उसे शाही परिवार के प्रति उसके अनादर के लिए फटकार लगाने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा मेरा कोई और इरादा नहीं था, राजकुमारी लियू ने ईमानदारी से कहा जैसे ही उसने अपना पक्ष समझाया और यांग निंग की बेशर्म सच्चाई बताई। झेंग लियांग ने यांग निंग की तरफ देखा और होंठ भींचकर उसकी सादी और साधारण पोशाक देखी। ये वाकई ऐसी पोशाक नहीं थी जो एक भावी युवराज को किसी भोज में पहननी चाहिए। उसने राजकुमारी लियू को घूरा जो अपने दावों को सही साबित करने के लिए जिद्दी और जिद्दी थी। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि यह महिला इतनी परेशान करने वाली और जिद्दी होगी। राजकुमारी लियू, अपनी बात पर ध्यान दो। तुम झेंग साम्राज्य की भावी राजकुमारी के बारे में बोल रही हो। भले ही तुम लियू साम्राज्य की प्रिय राजकुमारी हो, हम किसी को भी झेंग साम्राज्य की भावी राजकुमारी के बारे में बुरा भला कहने की इजाजत नहीं देंगे। झेंग लियांग उस पर गरजा जिससे सबके मुंह बंद हो गए। किसी को भी झेंग लियांग की ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। क्या युवराज इस राजनीतिक विवाह के खिलाफ नहीं थे? झेंग साम्राज्य और लियू साम्राज्य के बीच दुश्मनी पैदा करने का जोखिम उठाते हुए वह सबके सामने यांग निंग का समर्थन कैसे कर रहे हैं? तो आप जानना चाहती थी कि मैंने आज भोज में ये पोशाक क्यों पहनी थी? राजकुमारी लियू, अगर आपको जानने की उत्सुकता थी तो आपको मुझसे पहले ही इसके बारे में पूछ लेना चाहिए था। उत्सव भोज के उल्लासमय माहौल को बिगाड़ने का आपके पास कोई कारण नहीं था। यांग निंग ने भोज के माहौल को बिगाड़ने वाले अप्रिय सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा। अध्याय 22 भोज छी। यांग निंग की बातों ने सबको चौंका दिया क्योंकि किसी को भी उससे इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। वे या तो सबके सामने तमाशा खड़ा करने या फिर महामहिम और महाराज की सहानुभूति पाने के लिए अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने की उम्मीद कर रहे थे। क्या यही वो चीज नहीं है जिसमें वो माहिर है? हालात को अपने फायदे के लिए बदलना। अब वह किस तरह की नई चाल चल रही है? झेंग लियांग के निजी अंगरक्षक गुलान ने धीमी आवाज में कहा। अपना मुंह बंद करो। वह चौंक गया जब उसने अपने पीछे से एक ठंडी आवाज सुनी। जब वह पलटा तो उसने देखा कि यांग निंग की नौकरानी शियाओवेई उसे घूर रही थी, मानो अगर उसने एक भी शब्द बुदबुदाया तो वह उसे मार डालेगी। उसे अविश्वास में हंसी आ गई कि यांग निंग ने अपने नौकरों को भी अपनी तरह गुस्ताख कैसे बना दिया है। झेंग लियांग ये देखकर आश्चर्यचकित था कि यांग निंग राजकुमारी लियू के अप्रिय व्यवहार से अप्रभावित थी और ऐसे मिलनसार तरीके से बात कर रही थी जैसे वह अपनी दोस्त से बात कर रही हो। ... लेडी यांग निंग, आपको ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आपने भोज में पहनने के लिए यह पोशाक क्यों चुनी। किसी को भी आपके द्वारा चुने गए विकल्पों पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है जब तक कि इससे किसी को नुकसान न हो। झेंग लियांग ने सभी की संदिग्ध निगाहों के बावजूद उनका समर्थन किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह इस बात से इनकार नहीं करेगा कि यांग निंग के बारे में उसके मन में कुछ धारणाएं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी को भी सबके सामने उसे अपमानित करने देगा। वह भविष्य की राजकुमारी बनने वाली है और उसे सबके सामने शर्मिंदा करना शाही परिवार को नीचा दिखाने जैसा है। और उसने कोई पाप भी नहीं किया है कि उससे सबके सामने इस तरह पूछताछ की जा रही है। मुख्य हॉल में उसके लिए खाने की मेज उसी ने सजाई थी और सुबह राजमहल के बाहर जो कुछ हुआ उसके बारे में उसे यकीन नहीं है कि यांग निंग ही अपनी नौकरानी को पीट रही थी और उसके साथ बदसलूकी कर रही थी। कल जिस तरह से उसकी नौकरानी यांग लुयांग के सामने अपनी मालकिन के लिए गिड़गिड़ा रही थी, उससे तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो रोज अपनी नौकरानी को सताती होगी। क्योंकि कोई भी नौकर अपने मालिक के प्रति इस तरह वफादारी नहीं दिखाएगा अगर उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाए। तो फिर यांग निंग द्वारा नौकरों के साथ बुरा व्यवहार करने की अफवाह पूरी राजधानी में कैसे फैल गई? यांग निंग हैरान थी कि झेंग लियांग ने सबके सामने उसका कितना साथ दिया। हालांकि वह उसके काम के लिए आभारी थी, फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि मेन हॉल में सब लोग उसे दुश्मनी भरी नजरों से देख रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ही मैं राजमहल से बाहर निकलूंगा ये लोग तलवार से मेरी गर्दन काट देंगे। जरा रुको, क्या होगा अगर मैं मरने के बाद इस दुनिया में वापस जा सकूं? ठीक वैसे ही जैसे खेल में मुख्य पात्र के मरने के बाद खेल फिर से शुरू हो जाता है, उसने सोचा। However, just as she was considering this possibility in her head, Princess Liu interrupted her imaginary dilemma. Lady Yang Ning, seeing the way you are silent, I believe you have nothing to say. Because whatever excuses you will make will be futile. Everyone knows that there are no excuses that can explain why you choose to wear this kind of dress on a special and auspicious day like today. Princess Liu said smugly while looking down on Yang Ning, who has nothing to say in front of everyone. Ads by pub future. Even though the crown prince has been taking her side and protecting her from everyone's scrutinizing gazes, if Yang Ning does not say anything now, she will never be respected as the crown princess by the people in the future either. Hearing the venomous words of Princess Liu, Yang Luoyang, who was watching the whole drama from far away, could feel his face burning up in anger and humiliation. This girl is going to be my death one day.
He clenched his fists and was regretting the moment he could not say anything in front of the crown prince. If he had said something at that time and sent her back with Xiao Wei to get changed into the dress that Chang Ah had prepared for her, then nothing like this would have happened. At least they could not accuse her of not respecting the royal family and cursing the crown prince on this auspicious day by not dressing up according to the occasion. He gritted his teeth and was about to walk down the platform to go and take charge of the situation when he heard a low and cold voice that made him freeze on the spot. "Minister Yang, where are you going?" Yang Luoyang froze on the spot as he slowly turned around to face the emperor, who was looking at him with his emotionless yet indifferent expression. Your Majesty, I thought it would be better if I go and resolve the misunderstanding. Princess Liu seems to have misunderstood the intentions of Yang Ning. I thought it would be better if I go and explain to her about the reason why Yang Ning chose that dress, and she had no intention to disrespect the etiquettes of the royal palace. He tried to explain it to His Majesty so that he would not accuse Yang Ning of this matter and consider the engagement between the two families again. "Minister Yang, if your daughter is innocent, then why do you look so worried? Yang Ning is soon going to be the crown princess and part of the royal family. If she is innocent, then she should be capable enough to protect her honor and reputation without you interfering in the matter." The empress, who was sitting next to the emperor on her designated royal throne, said in a cold voice, causing Yang Luoyang to lower his head in front of her. What can he do if the empress does not want him to interfere in this matter? "Yes, Your Majesty," he said, and stood next to His and Her Majesty, without going down to protect his family's reputation, which Yang Ning is going to ruin because of her stubbornness and foolishness. योजक चिन्ह। लेडी यांग निंग, क्या आपको पता है कि आप यहाँ सबका कीमती समय बर्बाद कर रही हैं? क्या आपको लगता है कि आपके बेकार के बहाने सुनने के लिए हमारे पास पूरा दिन है? राजकुमारी लियू यांगनिंग को बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप अपने सामने खड़ा देखकर चिढ़ रही थी। असल में वह उसे अपनी बात कहने का मौका ही नहीं देना चाहती, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि अपने बिना सोचे समझे किए गए कामों के लिए उसके पास किस तरह के बेतुके बहाने हैं। वह सबके सामने केवल अपना ही मजाक उड़ाती रहती थी। अध्याय 23, भोज 12वीं। निष्कर्ष। यांगनिंग के होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई, जो राजकुमारी लियू के अलावा किसी के ध्यान में नहीं आई, जिनके चेहरे पर यांगनिंग को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर उदासी छा गई, जो उनका उपहास कर रही थी। राजकुमारी लियू, मुझे आश्चर्य है कि आपने कैसे मान लिया कि मैं महामहिम के विशेष दिन पर उन्हें कोस रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैंने उनके उत्सव भोज में एक साधारण पोशाक पहनने का फैसला किया था। इससे पता चलता है कि लियू साम्राज्य के मूल्य झेंग साम्राज्य से कितने अलग हैं। यांगनिंग ने राजकुमारी लियू को निराशा से देखते हुए कहा और अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे उसके साथ हमेशा से अन्याय होता रहा हो। लेडी यांगनिंग, आपकी हिम्मत कैसे हुई लियू साम्राज्य को इस मामले में लाने की? क्या आप अपने शब्दों का मतलब भी समझती हैं? हो, राजकुमारी लियू इस बात से क्रोधित हो गई कि यह महिला किस तरह दोनों देशों के बीच के राजनीतिक संबंधों को इस बातचीत में लाने की कोशिश कर रही थी। यांगनिंग ने राजकुमारी लियू की ओर मुड़कर गंभीरता से कहा, मैं अपने दावों का मतलब अच्छी तरह समझती हूँ राजकुमारी लियू। हालांकि ऐसा लगता है कि आप भावी क्राउन राजकुमारी पर उसके होने वाले पति को उसके खास दिन पर श्राप देने का आरोप लगाने का मतलब नहीं समझती। उसने ठंडे स्वर में कहा, जिससे सभी लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। यहाँ तक कि जेंग लियांग भी यांगनिंग की आंखों में ठंडक देखकर आश्चर्यचकित था, जो दूसरे व्यक्ति की रीढ़ में ठंडी सिहरन पैदा कर सकती थी। उसकी आंखें राजकुमारी लियू पर तीर चला रही थीं, जिनके चेहरे के भाव अब पीले पड़ रहे थे। वह लियू साम्राज्य की प्रतिनिधि के रूप में भोज में शामिल हो रही थीं और दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों के बीच एक सेतु का काम करने आई थीं। हालांकि अगर आज कुछ गड़बड़ हुई तो सारा दोष उन पर आएगा और उनके पिता उन्हें लियू साम्राज्य के जेंग आयरलैंड के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बिगाड़ने के लिए जाने नहीं देंगे। ... जबकि राजकुमारी लियू का चेहरा घबराहट में पीला पड़ रहा था, यांगनिंग अपने रुख से पीछे नहीं हटी और उसकी आंखों में तब तक देखती रही जब तक कि राजकुमारी लियू ने उसके डर से अपनी आंखें नीची नहीं कर लीं। अगर उसने सबके सामने उसके साथ गंदगी जैसा व्यवहार न किया होता तो वह उससे इस तरह बात नहीं करती। भले ही वह यांगनिंग के शरीर में हो, वह बिना वजह किसी की भी गंदगी नहीं सहेगी। अगर वह दोषी नहीं है तो वह दूसरों के सामने अपना सिर नीचा नहीं करेगी। जब वह फेंगली थी तब उसने ऐसा कभी नहीं किया था, और अगर उसे यांगनिंग बनकर भी जीना पड़े तो भी वह ऐसा कभी नहीं करेगी। फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि आपने कुछ गलत नहीं किया। यह आपके अनुचित कार्यों को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराता। राजकुमारी लियू हकलाते हुए अपने दावों पर अड़ी रहीं। भले ही वह क्राउन प्रिंसेस बनने वाली हो, इसका मतलब यह नहीं कि वह कुछ भी कर सकती हैं। फिलहाल वह लियू राज्य की राजकुमारी है और शाही दरबार के एक साधारण मंत्री की बेटी है। उसका पद अभी भी उससे ऊपर है और यांगनिंग किसी भी तरह से सबके सामने उससे अपमानजनक बात करके बच नहीं सकती। यांगनिंग ने राजकुमारी लियू के अति आत्मविश्वास को देखकर अपनी भौहें उठाईं और अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ बोली, क्या आपको लगता है कि महामहिम के 25वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित भोज में मेरा साधारण पोशाक पहनना अनुचित है? राजकुमारी लियू ने दृढ़ता से सिर हिलाया। ये तो अजीब है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरे लिए इस तरह की पोशाक उत्सव भोज में पहनना ही सही रहेगा। यांगनिंग ने गहरी सोच में डूबे हुए कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जेंग लियांग जो चुप था आखिरकार बोला, जिससे यांगनिंग को उत्सव भोज में इस तरह की सादी और सरल पोशाक पहनने के पीछे के अपने कारण को समझाने का मौका मिला। यांगनिंग ने जेंग लियांग की ओर देखा, जो उसे उत्सुक निगाहों से देख रहा था, और वह महसूस कर सकती थी कि वह उसके सेक्सी लुक की प्रशंसक बन रही है। धिक्कार है, मुझे ऐसे मत देखो, मैं खुशी से बेहोश हो जाऊंगी। वह मन ही मन किसी फेंगल की तरह चीखी और अपनी घबराहट को शांत करने के लिए घबराहट में एक घूंट लिया। उसके सुंदर चेहरे को देखना उसके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। उसने गहरी सांस ली और उससे मुंह मोड़कर अपनी नजरें राजकुमारी लियू पर गड़ा दी, जो भी इसी बात को जानने के लिए उत्सुक थी।
ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे लिए उत्सव भोज में एक असाधारण पोशाक पहनना अनुचित होगा जो कीमती रत्नों से भरी हुई थी, जब लोग साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में अकाल के कारण पीड़ित थे। झेंग साम्राज्य की भावी युवराज राजकुमारी के रूप में मेरे लिए उत्सव भोज में रंगीन और असाधारण पोशाक पहनना उचित नहीं होगा, जब लोग भोजन की कमी के कारण पीड़ित हैं। इसलिए मैंने ये सादी और साधारण पीली पोशाक पहनने का फैसला किया, क्योंकि पीला रंग धन और समृद्धि का प्रतीक है। भावी युवराज के रूप में मैं कामना करती हूँ कि हमारा साम्राज्य खूब फले फूले और किसी को भी मानव जीवन की आवश्यकताओं, भोजन और स्वच्छ जल की कमी के कारण कष्ट न सहना पड़े। जैसे ही यांग निंग ने अपनी बात पूरी की, मुख्य हॉल में एक असहज सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यांग निंग झेंग साम्राज्य के आम लोगों के बारे में इतनी विचारशील होंगी। सभी ने अपना मुंह बंद कर लिया और उन बातों को लेकर शर्मिंदा महसूस कर रहे थे जो उन्होंने पहले उसके बारे में कही थी। पहले उन्होंने कहा कि वह युवराज को कोस रही थी और शाही परिवार को नीचा दिखा रही थी, लेकिन भोज में साधारण पोशाक पहनने के उनके कारण से सभी ने शर्म और शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। किसने सोचा होगा कि साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में चल रहे अकाल के कारण वह भोज में साधारण पोशाक पहनेगी। क्या वह अपनी दुष्टता और लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए मशहूर नहीं थी? वह दूसरों के बारे में इतनी विचारशील कब से हो गई? अंडरस्को सबकी तरह झेंग लियांग भी यांग निंग का इतना सोच समझकर दिया गया जवाब सुनकर हैरान रह गया। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि भोज में वह इतनी साधारण पोशाक पहनकर आएगी। वह जानती थी कि लोग उस पर दूसरों की तरह भोज में सुंदर पोशाक न पहनने के लिए आलोचनात्मक टिप्पणियां करेंगे। फिर भी उसने परंपराओं के विरुद्ध जाकर अकाल से पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति रखने के लिए साधारण कपड़े पहनने का फैसला किया। इतना ही नहीं, अगर राजकुमारी लियू ने सबके सामने उस पर आरोप लगाकर दबाव न बनाया होता तो वह ये कारण नहीं बताती। तुमने सही किया। मुझे खुशी है कि झेंग लियांग की चुनी हुई दुल्हन होने के नाते तुमने मुझे निराश नहीं किया। पीछे से एक कर्कश लेकिन करिश्माई आवाज आई, जिससे सभी ने शिष्टाचार में झुककर प्रणाम किया। महाराज। यांग निंग चौंक गई जब सम्राट, जो अपने सिंहासन से सारा नाटक देख रहे थे, उठकर उनकी ओर बढ़े। जैसा कि जियाओवेई ने उसे सिखाया था, उसने भी दूसरों की तरह उनके सामने झुककर घबराहट से उनका अभिवादन किया। निश्चिंत रहो। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। साम्राज्य के लोगों के प्रति अपने विचारशील कार्यों से तुमने मुझे सही साबित कर दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे निराश नहीं किया, उसने कहा और सबके सामने यांग निंग की तारीफ की। झेंग लियांग, तुमने भी सही किया। पिछले 2 दिनों से बीमार होने के बावजूद यांग निंग ने भोज में शामिल होकर युवराज के कर्तव्यों का पालन किया है। उसके भावी पति होने के नाते बीमारी में उसकी देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है, सम्राट ने युवराज से कहा, उसके पिछले कार्यों की पुष्टि करते हुए। झेंग लियांग ने उन्हें सुबह ही सूचित कर दिया था कि यांग निंग भोज में शामिल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वह पिछले 2 दिनों से बीमार हैं और उन्हें ठीक होने के लिए आराम की आवश्यकता है। सम्राट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भोज में यांग निंग को देखकर वे आश्चर्यचकित थे और भावी युवराज के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति उनके समर्पण से प्रसन्न थे। इसलिए जब झेंग लियांग ने मुख्य हॉल में यांग निंग के लिए फलों और चाय की मेज सजाई, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे उनके कार्यों के पीछे के इरादों को समझ सकते थे। हालांकि ऐसा लगता है कि लोगों ने उनकी चुप्पी को झेंग लियांग के कार्यों और यांग निंग के अनुचित व्यवहार के प्रति उनकी अस्वीकृति के रूप में गलत समझा। महामहिम के शब्द सुनकर सभी ने शर्मिंदगी से अपने होंठ भींच लिए। यही वजह थी कि झेंग लियांग ने आधिकारिक भोज से पहले उसके लिए खाने की मेज सजाई थी, और यहाँ वे सभी यांग निंग को महामहिम के सामने बेशर्मी से भोजन करने के लिए दोषी ठहरा रहे थे। अंडरस्को जब महामहिम सबके सामने यांग निंग की प्रशंसा कर रहे थे, राजकुमारी लियू को महसूस हुआ कि उनका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो रहा है और जल रहा है। कुछ देर पहले मुख्य हॉल में हर कोई उसे न्याय की देवी मानकर उसकी ओर देख रहा था, जो उस दुष्ट महिला यांग निंग का असली चेहरा उजागर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अचानक उनकी आंखों का रंग बदल गया और वह वही दुष्ट महिला बन गई जो उनके साम्राज्य की राजकुमारी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। अध्याय 24 छिपे हुए आशीर्वाद। लेडी यांग निंग, आप इस पोशाक में बहुत सुंदर लग रही हैं। आप जैसी सुंदरी को अपनी अलौकिक सुंदरता को निखारने के लिए चमचमाते रत्नों की जरूरत नहीं है। आपकी आंतरिक सुंदरता ही मायने रखती है। हाँ, भावी युवराज होने के नाते आप तो बस लोगों की पीड़ा के बारे में सोच रही थी, फिर भी कुछ बेतुके लोग आपकी नीयत पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपको ये सब सहना पड़ा। मैंने सुना है कि आप पिछले 2 दिनों से बीमार हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है? इतनी कमजोर हालत में भोज में शामिल होना आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। आप अस्वस्थ होने के बावजूद भोज में शामिल हुए, फिर भी कुछ लोगों ने आप पर क्राउन प्रिंस के जन्मदिन पर उन्हें कोसने का आरोप लगाने की हिम्मत की। आप जरूर निराश होंगे। महामहिम ने आपको झेंग साम्राज्य की भावी युवराज के रूप में चुना, इसकी एक वजह है। युवराज की उपाधि अपने साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है और आज आपने उस जिम्मेदारी को निभाने की विश्वसनीयता सबके सामने प्रदर्शित की है। महामहिम को आप पर बहुत गर्व होगा। आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद। यांग निंग ने अपने होठों को भींच लिया और उन महिलाओं की मीठी शहद टपकती झूठी तारीफों पर कठोर मुस्कान दी, जो उसके चारों ओर इकट्ठा हुई थी, जैसे कि वह एक फूल हो और वे मधुमक्खियों का एक समूह हो। ये वही लोग हैं जो कुछ देर पहले उसे घृणा भरी निगाहों से देख रहे थे। ... हालांकि इन लोगों के रवैये में अचानक आए बदलाव और पाखंड को देखकर उन्हें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। जब महामहिम ने उसके कार्यों की सराहना की और सबके सामने उसकी प्रशंसा की, तो अचानक सभी लोग उसके पास आकर भोज में साधारण पोशाक पहनने के उसके इरादे की प्रशंसा करने लगे, और इस बीच अप्रत्यक्ष रूप से राजकुमारी लियू पर छींटाकशी कर रहे थे, जो पहले ही शर्म और शर्मिंदगी के कारण महल छोड़ चुकी थी। उसने सबके सामने उस पर यह आरोप लगाया कि वह उसे अपमानित करे और सबके सामने ये साबित कर दे कि वह क्राउन प्रिंस से शादी करने के योग्य नहीं है।
हालांकि न केवल यांग निंग को अपमानित करने की उसकी योजना बुरी तरह विफल हो गई, बल्कि महामहिम के शब्दों ने सभी को यांग निंग को अलग तरह से देखने के लिए प्रेरित किया और राजकुमारी लियू को एक राष्ट्रीय खलनायक बना दिया, जिसने साम्राज्य की भावी क्राउन राजकुमारी को शर्मिंदा करने की कोशिश की। इतना सब होने के बाद भी वह महल में कैसे रुक सकती है और आखिर तक भोज में कैसे शामिल हो सकती है? इस समय उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प यही था कि वह जल्दी निकल जाए। अंडरस्को यांग निंग ने जियाओवेई की ओर देखा जो उसके कुछ कदम पीछे खड़ी थी और दयनीय नजरों से उसे देखते हुए बुदबुदाई, मुझे बचा लो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन लोगों की झूठी तारीफें सुनकर उसके कान पक रहे थे, क्योंकि झूठी तारीफें नफरत भरी मगर सीधी सादी टिप्पणियों से कहीं ज्यादा तकलीफदेह होती हैं। कम से कम उस स्थिति में उसे अपनी झूठी मुस्कान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जियाओवेई ने उसके व्यथित भावों को देखा और गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़कर कहा, हे देवी, आपकी सेहत अभी तक ठीक नहीं हुई है। प्रभु ने आपको आराम करने के लिए जल्दी घर लौटने को कहा है। यांग निंग उसकी तेज सोच पर हैरान थी। ये लड़की अपनी तेज हरकतों से उसे कभी हैरान नहीं करती। जियाओवेई की मदद से यांग निंग ने महिलाओं से माफी मांगी ताकि वह किसी को परेशान किए बिना भोज से निकलने का सही अवसर ढूंढ सके। कभी कभी बीमार होना भी एक आशीर्वाद होता है। अंडरस्को मुझे तो मरने का मन कर रहा है, यांग निंग ने थकान से कराहते हुए कहा। पहले वह शाही महल में आने के लिए इतनी उत्साहित थी कि उसे अपनी सेहत की परवाह ही नहीं थी और वह महल में ऐसे घूम रही थी मानो वह बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हो। जैसे ही वह यांग हाउस होल्ड पहुंची, उसने तुरंत अपनी भारी लेकिन साधारण पोशाक की अन्य परतें उतार दी और अब वह बिस्तर पर अपने सफेद पूरी तरह से ढके हुए अंडरगारमेंट्स में लेटी हुई थी। इस दुनिया के अंतर वस्त्र उसकी दुनिया में पूर्ण वस्त्र माने जाएंगे। ये सोचकर वह हंस पड़ी। मुझे भोज में नहीं जाना चाहिए था, लगता है मुझे फिर से बुखार आ गया है। यांग निंग ने कराहते हुए तापमान जांचने के लिए अपने माथे पर हाथ रखा। जियाओवेई यांग निंग का पीला और कमजोर रंग देखकर चिंतित हो गई और उसे चिंता हुई कि कहीं वह कल रात की तरह फिर से बीमार न पड़ जाए। चूंकि वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और अपनी कमजोर स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद वह भोज में गई, जहां उसे कई ऐसी चीजों से गुजरना पड़ा जिससे वह तनाव में आ गई। मिस, क्या आप बीमार महसूस कर रही हैं? क्या तुम्हारा सिर अभी भी दुख रहा है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए चिकित्सक को बुलाऊं? जियाओवेई घबरा गई और जल्दी से यांग निंग के सिर की धीरे से मालिश करने के लिए आगे बढ़ी और चिंतित होकर पूछा, मुझे उल्टी और मिचली आ रही है। मेरे शरीर में भी दर्द हो रहा है, खासकर सिर में। हालांकि ये कल रात जितना बुरा नहीं है, यांग निंग ने एक एक करके अपनी हालत के बारे में स्पष्ट रूप से बताया, ये सोचकर कि क्या यह इतनी गंभीर है कि डॉक्टर को बुलाया जाए या नहीं। वह यांग निंग के शरीर में हो सकती है, लेकिन अभी भी उससे परिचित नहीं है। उसे इस अनोखी दुनिया में और यांग निंग के शरीर में आए हुए बस एक दिन ही हुआ है। इससे पहले कि वह इस दुनिया की चीजों को समझ पाती या यांग निंग के बारे में अधिक समझ पाती और अपने शरीर के साथ तालमेल बिठा पाती, उसे शाही भोज में भाग लेना पड़ा, जो कि अब तक के सबसे तनावपूर्ण भोजों में से एक था। भोज में उसे न केवल एक महिला के तथाकथित शिष्टाचार और शिष्टाचार की चिंता करनी पड़ी, बल्कि उन परेशान करने वाले लोगों से भी निपटना पड़ा जो उसे बिना किसी कारण के परेशान करते रहे, जबकि वह केवल खाना खाकर जाना चाहती थी। तो क्या मुझे जाकर चिकित्सक को बुलाकर तुम्हारा हालचाल पूछना चाहिए? कल उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए कुछ और एक्यूपंक्चर सेशन करवाने पड़ेंगे। जियाओवेई ने चिंता से पूछा। थर्ड, यांग निंग ने अपने होंठ भींच लिए और इससे पहले कि वह कोई निर्णय ले पाती, कक्ष का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला गया, जिससे तेज आवाज हुई। अध्याय 25, उसकी हत्या की योजना बनाना। जियाओवेई द्वारा चिकित्सक को बुलाकर उसका इलाज करने के सुझाव पर यांग निंग को पिछली रात हुए भयंकर सिरदर्द की याद आ गई। कल रात जो हुआ उसे सोचकर ही उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और सिर में इतना दर्द था कि लग रहा था कि किसी भी पल ये फट जाएगा। पिछली रात उसके लिए इतनी मुश्किल थी कि उसे लगा कि अब वो मर ही जाएगी। शुक्र है कि जियाओवेई समय पर डॉक्टर को ले आए, वरना पता नहीं कल रात उसके साथ क्या होता। यदि कल रात उसके साथ कुछ घटित हो जाता तो क्या वह अपनी दुनिया में वापस लौट पाती या उसकी जीवन कहानी वहीं समाप्त हो जाती। अंडरस्को यांग निंग ने अपने होंठ भींच लिए और इससे पहले कि वह ये निर्णय ले पाती कि उसकी हालत इतनी गंभीर है कि चिकित्सक को बुलाया जाए या नहीं, कक्ष का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला गया, जिससे तेज आवाज हुई। थर्ड ... माँ, यांग निंग चिल्लाई क्योंकि वह अचानक शोर से चौंक गई थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इस समय कोई उसके कमरे में आएगा और वह चौंक कर बिस्तर पर बैठ गई। चूंकि वह जियाओवेई के साथ भोज से जल्दी निकल गई थी और शांति से आराम करने के लिए कुछ समय पाकर खुश थी, इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि इस समय कोई उससे मिलने आएगा। AI एनालिसिस ऑफ टाटा स्टील शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी। स्टॉक एनालिसिस है पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह सोच रही थी, वे इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। यांग निंग चौंक कर जल्दी से उठकर बिस्तर पर बैठ गई। ऐसा करते हुए उसकी गर्दन में भी ऐंठन आ गई। मेरी गर्दन। अपनी अकृति गर्दन को सहलाते हुए वह दर्द से कराह उठी और दरवाजे पर खड़े व्यक्ति की तरफ देखने लगी। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कमरे में प्रवेश करने से पहले बाहर से अपनी उपस्थिति की घोषणा करना नहीं आता? यांग निंग उस व्यक्ति की अशिष्टता से नाराज थी। यांग निंग के माथे पर गहरी शिकन आ गई, लेकिन जियाओवेई का चेहरा प्रवेश द्वार पर खड़े व्यक्ति को देखकर पीला पड़ गया और उसने कांपती आवाज में पुकारा, वरिष्ठ नौकरानी, आप यहाँ क्यों आए हैं? जिंगबाओ ने यांग निंग को देखकर मजाक उड़ाया, जो अपने कपड़ों में बिस्तर पर बैठी थी। इस बीच जियाओवेई उसके बगल में खड़ी थी, उसके हाथ विनम्रता से सामने बंधे हुए थे। भले ही यांग निंग ने भोज में महामहिम का पक्ष लेने में कामयाबी हासिल कर ली हो, यांग परिवार में वे अब भी वैसे ही हैं। हारे हुए वरिष्ठ नौकरानी ने यांग निंग के सवाल का जवाब नहीं दिया और न ही हमेशा की तरह यांग निंग का अभिवादन करने की जहमत उठाई।
उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, मानो वह कमरे में ही न हो, और जियाओ वेई की ओर चल पड़ी, जो घबराई हुई जमीन की ओर देख रही थी। मालिक ने आपकी महिला को अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया है। उनसे मिलने जाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने ठीक से कपड़े पहने हों। और इस बार मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना, बस वैसे ही व्यवहार करो जैसा तुम हमेशा करती हो। वरिष्ठ नौकरानी ने ठंडे और घमंडी स्वर में कहा, जियाओ वेई को याद दिलाते हुए कि कैसे उसने और यांग निंग ने सुबह उसकी बातों को नजरअंदाज किया था, और यांग निंग ने उस भोज में वह पोशाक नहीं पहनी थी जो चांदाह ने उसके लिए तैयार की थी। हाँ, प्रभु ने मेरी महिला को बुलाया है, लेकिन क्यों? जियाओ वेई का चेहरा घबरा गया, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि यांग लुयांग ने यांग निंग को अचानक अपने अध्ययन कक्ष में क्यों बुलाया। क्या वह अपनी पत्नी को सुबह जो हुआ उसके लिए सजा देगा? लेकिन क्या महामहिम ने सबके सामने अपनी पत्नी की इस बात के लिए प्रशंसा नहीं की कि वह विचारशील है और साम्राज्य की युवराज की उपाधि की पूरी हकदार है? मुझे कैसे पता? और अगर मुझे पता भी होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य हूँ? हो, जिंगबाओ उस पर झपटा। इस घर में अपनी हैसियत मत भूलना, तुम तो बस एक नौकरानी हो, अपनी हद से आगे मत बढ़ो। सीनियर नौकरानी इस बात से नाराज थी कि जियाओ वेई उसे बार बार परेशान कर रही थी, और उसने उससे सवाल करने की हिम्मत की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन। वरिष्ठ नौकरानी ने यांग निंग के सामने जियाओ वेई पर चिल्लाया नहीं, हालांकि उसका ठंडा और परेशान लेकिन आधिकारिक स्वर उसे स्पष्ट संदेश भेजने के लिए पर्याप्त था। यांग निंग घर की सबसे बुजुर्ग महिला हो सकती है, लेकिन घर की मालकिन चांदाह की निजी नौकरानी होने के नाते वह उस पर हावी है। माफी चाहती हूँ वरिष्ठ नौकरानी, मैंने अपना नियम तोड़ दिया, जियाओ वेई ने विनम्रता से जवाब दिया। उसके हाथ विनम्रता से सामने बंधे हुए थे और सिर नीचे था। यदि वह अपनी महिला के लिए कोई नई कठिनाई पैदा किए बिना इस घर में रहना चाहती है, तो उसके लिए बेहतर है कि वह मालकिन और वरिष्ठ नौकरानी की आज्ञा का पालन करे, क्योंकि अंत में घर में उनका ही शासन होगा। जिंगबाओ मुस्कुराई, क्योंकि वह जियाओ वेई को सड़कों पर बरसात की रात में भीगे हुए बिल्ली के बच्चे की तरह कांपते हुए देखकर खुश थी। वरिष्ठ नौकरानी ने जियाओ वेई के चेहरे पर हल्के से थप्पड़ मारा, मानो उसे थपथपा रही हो, और धीमी आवाज में कहा, बकवास में समय बर्बाद मत करो और अपना काम करो। तुम्हें पता है कि प्रभु किसी का इंतजार करना पसंद नहीं करते। ये कहते हुए वह जाने के लिए मुड़ी, यांग निंग को ऐसे नजरअंदाज करते हुए जैसे वह कमरे में मौजूद ही न हो। जियाओ वेई ने नम्रता से सिर हिलाया और अपने आंसुओं को रोक लिया जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जिंगबाओ ने उसे यांग निंग के सामने नहीं पीटा, लेकिन उसकी छोटी छोटी हरकतें ही उसके लिए काफी अपमानजनक थीं। उससे भी बढ़कर जिस तरह से उसने अपनी मालकिन की उपेक्षा की, उससे वह और भी असहाय और अपमानित महसूस कर रही थी। उसकी मालकिन यांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, उसके साथ ऐसा व्यवहार और उपेक्षा कैसे हो सकती है, वह भी एक नौकर द्वारा? यह न केवल अपनी मालकिन के प्रति अपमानजनक है, बल्कि एक नौकर द्वारा अपने स्वामी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना भी अस्वीकार्य है। वह कितनी परेशान होगी? यांग निंग के बारे में सोचकर जियाओ वेई की आंखें भर आई और वह चुपचाप सिसकने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी भावनाओं पर काबू पाती और यांग निंग की ओर मुड़ पाती, कोई चीज उसके सामने से उड़ी और जमीन पर टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ी। सब कुछ इतनी अप्रत्याशित रूप से हुआ कि उसे यह समझने का मौका ही नहीं मिला कि क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह, क्या यह क्या है? किसने ये किसने किया? ये फूलदान मुझ पर किसने फेंका? हो, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? 26 सजा, किसे? मैं? यह क्या है? किसने? ये किसने किया? जिंगबाओ पागलों की तरह जोर से चीखी, तभी पीछे से एक फूलदान उड़ता हुआ आया और उससे कुछ ही इंच की दूरी पर जमीन पर गिर गया। ये और भी अधिक भयावह था, क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और यदि वह समय पर नहीं रुकती तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी। गुस्से से उसका चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया जब उसने उस व्यक्ति का सामना करने के लिए मुड़कर देखा जिसने उस पर फूलदान फेंकने की हिम्मत की थी। वह घर की मुख्य नौकरानी और घर की मालकिन की निजी नौकरानी है। कोई उसे नीची नजर से कैसे देख सकता है और पीछे से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कैसे कर सकता है? क्या तुमने ये फूलदान मुझ पर फेंका? हो, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? क्या यह मेरे खिलाफ विद्रोह करने का तुम्हारा तरीका है? जिंगबाओ जियाओ वेई पर चिल्लाया, क्योंकि उसके अलावा कौन उस पर पीछे से हमला करने की हिम्मत कर सकता था। इस कमरे में केवल 3 लोग हैं और कोई भी कमजोर और बीमार युवती उसके खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकती। चूंकि वह घर की नौकरानी है, फिर भी उसके पास यांग निंग, जो यांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, से कहीं ज्यादा शक्ति और अधिकार है। वह एक दुष्ट और क्रूर महिला होने के लिए बदनाम हो सकती है, लेकिन असल में वह यांग परिवार की नौकरानी के सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। वरिष्ठ नौकरानी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मैं कसम खाती हूँ। जियाओ वेई की आंखें आतंक और घबराहट से भरी थीं, क्योंकि उसने उसे समझाने की कोशिश की कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन जिंगबाओ उसके किसी भी स्पष्टीकरण को मानने के मूड में नहीं था। हाँ, अगर तुम निर्दोष हो तो मुझ पर फूलदान किसने फेंका? मुझे मत बताना कि वह अपने आप उड़कर बाहर आ गया। जिंगबाओ अविश्वास से हंसी। वह मुंह के बल झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती है? जियाओ वेई ने अपने होंठ भींच लिए और उसके बाद एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि अगर उसने आरोप स्वीकार नहीं किया तो यांग निंग को ही दोषी ठहराया जाएगा और सजा दी जाएगी। वह अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे होने दे सकती है? तू कुतिया, क्या तू अपनी जगह भूल ही गई है? क्या तू मरना चाहती है? तुझे पता है कि मैं तेरे इस दुस्साहस के लिए तुझे कड़ी सजा दिला सकती हूँ, है ना? जिंगबाओ गुस्से से भर गई और गुस्से से उसका खून खौल उठा, क्योंकि वह जियाओ वेई का अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके जैसी एक साधारण दासी सिर्फ इसलिए उसका अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकती है क्योंकि उसकी मालकिन की सगाई युवराज से हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि उसकी मालकिन हमेशा के लिए युवराज का पक्ष जीत लेगी। देर सवेर उसे एक उपपत्नी से पिटना ही पड़ेगा, जिस पर युवराज उससे ज्यादा कृपा करेंगे।
यही उसकी किस्मत होगी। दुखी और परित्यक्त अंडरस्को। जिंगबाओ का ध्यान कमरे में केवल एक व्यक्ति पर था और उसने दूसरे व्यक्ति के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया जो जियाओ वेई के पीछे बिस्तर पर बैठा था। ओह, तुम तो बहुत ताकतवर हो, है ना? जिंगबाओ का नकली करिश्मा देखकर यांग निंग हैरानी से बोली। हालांकि वह ये भी जानना चाहती थी कि जिंगबाओ अपना ये रवैया कब तक बरकरार रख पाती है। जिंगबाओ ने अंततः यांग निंग को देखा जो जियाओ वेई के पीछे बिस्तर पर बैठी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, जिससे वह अचंभित रह गई। ये पहली बार था जब उसने यांग निंग को इतनी चमक से मुस्कुराते हुए देखा था, क्योंकि यांग निंग हमेशा अपने चेहरे पर पोकर और निराशाजनक भाव रखती थी, जिससे उसके आसपास का माहौल उदास और अशुभ हो जाता था। जब वह अपनी नौकरानी को उसके सामने सबक सिखा रही है तो ऐसी उदास लड़की उसे देखकर कैसे मुस्कुरा रही है? क्या उसे थोड़ी देर के लिए शर्मिंदगी या अपमान महसूस नहीं होता? वरिष्ठ नौकरानी ने अपना गला साफ किया और यांग निंग की ओर आत्मविश्वास से देखा, मानो वह भी उसके स्तर की हो, यांग परिवार की नौकरानी न हो। मेरी महिला, आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर रहें। भले ही यह युवती आपकी दासी है, पर यह मामला इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस ढीठ चुड़ैल को तो 100 कोड़े मारने ही होंगे, फिर घर से निकाल देना होगा। वह न केवल एक अयोग्य दासी है जिसने अपने स्वामी की सेवा नहीं की, बल्कि एक खतरनाक दासी भी है जो भविष्य में आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। उसने न केवल फूलदान से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि कल रात घर के किसी भी सदस्य की अनुमति लिए बिना आपके कक्ष में अजनबियों को भी बुलाया, जिससे आपके और महामहिम के बीच की सगाई प्रभावित हो सकती थी। ये लड़की आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और आपकी सुरक्षा और प्रतिष्ठा के लिए उसे घर से बाहर निकाल देना बेहतर होगा। वरिष्ठ नौकरानी ने यांग निंग से कहा और अपने मन की बात ऐसे कही जैसे यांग निंग उसकी व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। इस बीच उसके पास घर के मामलों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। मेरी मालकिन। जिंगबाओ के कठोर शब्द सुनकर जियाओ वेई की आंखें भर आईं और उसने यांग निंग की ओर देखा। वह अपनी मालकिन को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है जब वह सिर्फ अपनी मालकिन की भलाई और आराम के बारे में सोचती है? यांग निंग ने जियाओ वेई की ओर मुड़कर उसे गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए इशारा किया कि इस जिंगबाओ वगैरह की चिंता मत करो। भले ही वह हमेशा के लिए इस दुनिया में न रहे, लेकिन वह किसी को भी अपना या अपने उन पसंदीदा लोगों का अनादर या तिरस्कार नहीं करने देगी जिनकी वह परवाह करती है। जियाओ वेई उनमें से एक है। वह इस जवान और प्यारी लड़की को कैसे पसंद नहीं कर सकती जो उसे ऐसे देखती है जैसे दुनिया में वही उसकी सब कुछ हो। योजक चिन्ह। क्या ऐसा है? तो आप उस व्यक्ति को घर से बाहर निकालने से पहले उसे 100 कोड़े मारना चाहती हैं जिसने आप पर फूलदान फेंका था? यांग निंग ने उत्सुकता से पूछा, जैसा उसने जिंगबाओ से पूछा था, उसकी आंखों में हल्की चमक के साथ। ये सही है। हालांकि ऐसे इंसान को मौत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि वह यंग लेडी की नौकरानी है, उसे 100 कोड़े मारना और घर से निकाल देना ही काफी होगा। महिला ने यांग निंग को ऐसे समझाया जैसे उस पर कोई बड़ा एहसान करके उसका उपकार कर रही हो। यांग निंग जिंगबाओ का आत्मविश्वास देखकर मुस्कुराए और गंभीरता से सिर हिलाते हुए बोली, हम तो अगर मैं कहूं कि जिस व्यक्ति ने तुम पर फूलदान फेंका था वह मेरी नौकरानी नहीं बल्कि मैं थी, तो तुम क्या करोगी? वरिष्ठ नौकरानी यांग निंग की प्रतिक्रिया से अचंभित रह गई, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि नम्र और डरपोक यांग निंग न केवल उसकी आंखों में देख रही थी बल्कि उसके सामने व्यंग्यात्मक लहजे में बात भी कर रही थी। हालांकि वह जल्द ही अपने सदमे से उबर गई और बोली, युवती, अगर आप अपनी नौकरानी की रक्षा के लिए ऐसा कर रही हैं तो ऐसा न करें। इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। 27 सजा किसे दो? यांग निंग ने उस महिला के अति आत्मविश्वास और दुस्साहस का मजाक उड़ाया। हालांकि वह अपने गुरु से जिस तरह बात कर रही थी उसे देखकर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। यांग निंग यान परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में परिवार में उनका कोई पद नहीं है। चांगआह के शासन में सभी नौकर उसके कहे अनुसार काम करते हैं। इस बीच मालकिन घर की सबसे बुजुर्ग महिला के अस्तित्व की अनदेखी करती है। अन्य नौकर शायद इतना साहसी न हो, लेकिन चूंकि जिंगबाओ घर की मुख्य नौकरानी और चांगआह की निजी नौकरानी है, वह जो चाहे कर सकती है और कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा पाएगा, यहाँ तक कि यांग निंग भी नहीं। यही कारण है कि जिंगबाओ कभी भी यांग निंग का अभिवादन करने की जहमत नहीं उठाता और कई बार जियाओ वेई को ऐसे आदेश देता है जैसे कि वह यांग निंग की नौकरानी न होकर उसकी सहायक नौकरानी हो और उससे अपने निजी काम करवाता है। लेकिन बहुत बुरा, वह यांग निंग नहीं बल्कि यांग निंग के शरीर में फैंगली है, और फैंगली किसी से कोई शिकायत नहीं करती, कम से कम उस नौकरानी से तो नहीं जो उसकी सेवा करे और उसका अनादर न करे। यांग निंग की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई जब उसने जिंगबाओ को तीखी नजरों से देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? हम ... क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? तुम खुद को क्या समझते हो? उसने जिंगबाओ को वही डरावनी नजर दिखाते हुए उपहास किया जो उसने भोज में राजकुमारी लियू को दिखाई थी। जिंगबाओ अवाक और हतप्रभ रह गई जब यांग निंग ने उसका सामना किया और अपनी डरावनी निगाहों से उसकी आंखों में सीधे देखा। उसकी निगाहें इतनी डरावनी और चुनौतीपूर्ण थीं कि अंततः उसे अपनी आंखें नीची करने पर मजबूर होना पड़ा। जिंगबाओ ने अपने दांतों को भींच लिया और आश्चर्य से पूछा कि यंग मिस को अचानक क्या हो गया? यांग निंग ने एक बार भी उसकी आंखों में सीधे नहीं देखा। उससे बात करना या उसे घूरना तो दूर की बात है, वो कभी उस तरह की लड़की नहीं थी, इसीलिए इतने सालों तक उससे निपटना इतना आसान रहा। चाहे वह उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे, यांग निंग ने प्रभु से कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह अपने पिता के सामने एक कमजोर और चिड़चिड़ी लड़की बनकर नहीं रहना चाहती थी। उसे डर था कि अगर उसने चांगआह या उसकी नौकरानी के बारे में शिकायत की तो उसके पिता उस पर गुस्सा हो जाएंगे और उससे कभी बात नहीं करेंगे। इतने सालों में यांग निंग को बस अपने पिता की स्वीकृति और उनका प्यार चाहिए था और कुछ नहीं। फिर उसके जैसी संस्कारी लड़की एक रात में अचानक कैसे बदल सकती है और उससे बदतमीजी से बात कैसे कर सकती है? मिस, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं घर की मुख्य नौकरानी हूँ।
आप मेरा इस तरह अपमान नहीं कर सकती, जिंगबाओ ने अधिकारपूर्वक कहा और फिर से अपना सिर उठाया और सीधे यांग निंग की आंखों में देखा। यदि यांग निंग अपनी किस्मत आजमाना चाहती है और उसके खिलाफ लड़ना चाहती है तो उसके पास उसका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये कमजोर लड़की उसका क्या कर सकती है? वह इतनी शक्तिहीन और कमजोर है कि उसका सामना नहीं कर सकती। जिंगबाओ ने मन ही मन सोचा। अंत में चांगा का शासन घर पर लागू होगा और यांग निंग को सजा मिलेगी, जैसा कि वह हमेशा करती है। अगर वह अपनी नौकरानी का दोष अपने ऊपर लेकर सजा पाने के लिए इतनी आतुर है तो यह उसकी मर्जी है। वह उसे कई बार चेतावनी दे चुकी है और अब वह इस लड़ाई से भी पीछे नहीं हटेगी। ज़ियाओवेई दो लोगों के बीच तनाव देखकर घबरा गई और वह समझ गई कि सीनियर नौकरानी अपनी बातों को लेकर कितनी गंभीर थी। उसने यांग निंग की तरफ देखा और धीमी आवाज में विनती की, मिस प्लीज, मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। शुरू से ही मेरी गलती रही है, इसलिए मैं सजा की हकदार हूँ। आपको मुझे किसी भी चीज से बचाने की जरूरत नहीं है। जब तुमने कुछ भी गलत नहीं किया तो तुम्हें सजा क्यों दी जाएगी? यांग निंग ने ज़ियाओवेई पर जोर से चिल्लाया ताकि जिंगबाओ उसकी बातें साफ सुन सके। सजा उन्हें मिलनी चाहिए जो सजा के हकदार हैं, और तुमने कुछ गलत नहीं किया। यांग निंग ने जिंगबाओ को घूरते हुए कहा, जो मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि यह बेवकूफ लड़की अपनी नौकरानी को बचाने के लिए क्या कर सकती है। ये सही है, सजा उन्हें मिलनी चाहिए जो सजा के हकदार हैं। मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ करना, लेकिन आपकी नौकरानी को मुझ पर पीछे से फूलदान से हमला करने की सजा मिलेगी। अगर आप उसे बचाने की कोशिश करेंगी तो आपकी लपटों से आपको भी चोट लग सकती है। जिंगबाओ ने यांग निंग को कार्रवाई करने से पहले एक आखिरी चेतावनी देते हुए कहा। यांग निंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया है? तो फिर चलो ये बातचीत उनके अध्ययन कक्ष में जारी रखते हैं। मिस, ज़ियाओवेई ने चिंतित भाव से यांग निंग की ओर देखा। अगर लॉर्ड को पता चल गया कि यांग निंग ने वरिष्ठ नौकरानी पर फूलदान कैसे फेंका तो उसे कड़ी सजा मिल सकती है। भोज से पहले सुबह हुई इस घटना को लेकर वह पहले से ही नाराज होंगे। अगर उन्होंने उसे कड़ी सजा दी तो क्या होगा? जिंगबाओ ने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी बात मान जाऊंगी। फिर मैं विदा लेती हूँ। उसने हंसते हुए उसकी तरफ सिर हिलाया और फिर मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। कमरे से बाहर निकलते समय उसने यांग निंग के प्रति शिष्टाचार दिखाने की भी जहमत नहीं उठाई। वह उसके साथ ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि अंत में यांग निंग को सजा मिलेगी और उसे कठोर सबक सिखाया जाएगा। अगर यह घटना लॉर्ड यांग लुयांग और चांगा तक पहुंची तो उसकी मालकिन उसे सबके सामने अपमानित होने की अनुमति नहीं देगी। अंत में यांग निंग को हार का सामना करना पड़ेगा और उसे इस घर में अपनी कोई कीमत नहीं समझ आएगी। 28 सजा किसे मिली? 3। वाह, ये जगह तो अद्भुत है। यांग निंग यान परिवार की सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित रह गई जब वह ज़ियाओवेई के पीछे पीछे यांग लुयांग के अध्ययन कक्ष में गई। जबकि ज़ियाओवेई उसके आगे चल रही थी और चिंता में डूबी हुई थी, यांग निंग उसके पीछे पीछे चल रही थी और यांग परिवार की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए आराम से घर के चारों ओर देख रही थी। सुबह सुबह वह यांग परिवार को ठीक से देख नहीं पाई क्योंकि उसे शाही महल जाने की जल्दी थी ताकि उत्सव भोज के लिए देर न हो जाए। हालांकि ये जगह उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा बड़ी और भव्य थी। यांग परिवार एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था और इसमें यांग परिवार के सभी सदस्यों के लिए अलग अलग कक्ष थे। यांग लुयांग और चांगा मुख्य कक्ष में रहते हैं, जो घर में सबसे बड़ा और सबसे भव्य है। मुख्य कक्ष के बगल में एक और कक्ष है जहां यांग परिवार के युवा स्वामी यांग जियान रहते हैं। वह यांग परिवार का तथाकथित भावी उत्तराधिकारी और यांग लुयांग और चांगा का पुत्र है। हालांकि वह केवल 10 वर्ष का है और यांग निंग से छोटा है, फिर भी उसे परिवार के दूसरे सबसे बड़े कक्ष में रहने का मौका मिलता है। जबकि यांग निंग को परिवार का सबसे छोटा कक्ष आवंटित किया गया है जो मुख्य निवास से दूर है और परिवार के निचले हिस्से में स्थित है। यांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते उसे घर में दूसरे सबसे बड़े कक्ष में रहना चाहिए क्योंकि वह सबसे बड़ी संतान है। हालांकि वह यांग लुयांग से क्या उम्मीद कर सकती है जो बेटियों की तुलना में बेटों को पसंद करती है। ... घर लाल बलुआ पत्थर की ईंटों और लकड़ी के मिश्रण से बना था। कमरों की छतें सजावटी पैटर्न वाली लाल बलुआ पत्थर की ईंटों से बनी थी, जबकि खंभे और बाहरी छतें लकड़ी की बनी थीं। वह बहुत अमीर है फिर भी यांग निंग के मामले में बहुत तुच्छ है। यांग निंग ने निराशा में अपना सिर हिलाया ये देखकर कि यांग हाउस होल्ड को कितनी खूबसूरती से महंगे चीनी मिट्टी के फूलदानों और अन्य वस्तुओं से सजाया गया था, जिन्हें उसकी दुनिया में प्राचीन वस्तुओं के रूप में नीलाम किया जा सकता है, जबकि यांग निंग का कक्ष उसके दिल की तरह खाली था। मेरी महिला, आपको तेज चलने की जरूरत है। भगवान जरूर आपका इंतजार कर रहे होंगे। ज़ियाओवेई ने उनसे विनती की कि वे महल में इधर उधर इत्मीनान से देखने और धीरे धीरे चलने के बजाय तेज चलें, मानो उनके पास बहुत समय है। आखिर वह इस स्थिति को लेकर बिल्कुल भी चिंतित क्यों नहीं है और हर चीज को लेकर इतनी शांत क्यों है? मैं चल रही हूँ, मैं इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकती, वरना मैं लड़खड़ा कर मर जाऊंगी। मैं इतनी आसानी से नहीं मरना चाहती। यांग निंग ने अपनी लंबी स्कर्ट को कसते हुए जवाब दिया और कछुए जैसी धीमी गति से ज़ियाओवेई के पीछे चल पड़ी। वह इस हास्यास्पद रूप से लंबी और असुविधाजनक स्कर्ट में उससे तेज चलने की उम्मीद कैसे कर सकती है? अंडस्को, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। मुझे लगा था कि तुम यहाँ आते हुए सो गए हो। यांग लुयांग ने यांग निंग को देखकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, जो अध्ययन कक्ष में देर से आई थी। यांग निंग ने उनकी कटु टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया और उनके सामने बैठने से पहले उनका विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। मेरे प्रभु, मैंने सुना है कि आपने मेरे बारे में पूछा था। यांग निंग ने विनम्रता से पूछा। यांग लुयांग ने अपने होंठ भींचे और देखा कि यांग निंग उससे धीरता से बात कर रही है और उसे पिता नहीं कह रही है, जैसा कि वह पहले कहा करती थी। हाँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन उससे पहले क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक और मामला सुलझाना है?
उसने ठंडे स्वर में पूछा, अधीरता से मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाते हुए और अपनी चील जैसी आंखों से यांग निंग को देखते हुए उसके हाव भाव देख रहा था। मैंने सुना है कि तुमने हेडमेड पर एक फूलदान फेंका और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, तुमने अपनी मां का अनादर करने के इरादे से उसका भी अनादर किया। क्या तुमने ऐसा किया? उसने ठंडे स्वर में पूछा, मानो उसके अपराधों की जांच कर रहा हो। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तुमने किया या नहीं? वह उस पर गरजा, जिससे उसका गुस्सा देखकर सभी डर से कांप उठे। बाहर खड़ी जियाओवेई यांग लुओयांग की तेज आवाज सुनकर कांप उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिंग बाओ यांगनिंग पर इसका आरोप लगाएगा। जबकि जियाओवेई अपनी महिला के बारे में चिंतित महसूस कर रही थी, जिंग बाओ जो चांगदाह के पीछे खड़ा था और उसी कमरे में था, ये देखकर प्रसन्न था कि यांग लुओयांग किस तरह से यांगनिंग को सबके सामने अपमानित कर रहा था। महामहिम की प्रशंसा से वह लड़की बहुत खुश थी और उनके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। उसे यांग परिवार में उसकी स्थिति का एहसास दिलाने के लिए उसे कठोर सबक सिखाना जरूरी था। प्रभु, कृपया शांत हो जाए। आप उससे ऐसी बात कैसे पूछ सकते हैं? वह युवा और अपरिपक्व है। उससे जरूर कोई गलती हुई होगी। यांग लुओयांग के बगल में बैठी चांगदाह ने शहद सी मीठी आवाज में कहा और यांगनिंग के प्रति अपनी तथाकथित चिंता दिखाने की कोशिश की। बच्चों से गलतियां होना स्वाभाविक है। उनके माता पिता होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सही और गलत के बारे में सिखाएं। उस पर गुस्सा करने या उसे सजा देने के बजाय मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि उसे जिंग बाओ से माफी मांगने के लिए कहा जाए और इस मामले को यूं ही छोड़ दिया जाए। यांगनिंग ने यह देखकर उपहास किया कि चांगदाह उसे यांग लुओयांग के क्रोध से बचाने का नाटक कर रही थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह उसे अपनी नौकरानी से माफी मांगने के लिए मजबूर करके उसे अपमानित करने की कोशिश कर रही थी। अपनी नौकरानी से माफी मांगने का मतलब है परोक्ष रूप से उसके सामने सिर झुकाना। वह ऐसा कभी नहीं होने देगी। कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ बच्चे, वह साम्राज्य की युवराज बनने वाली है। गलती किसी की भी माफ की जा सकती है, सिवाय उसके। यांग लुओयांग ने यांगनिंग की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा। प्रभु, चांगदाह ने धीमी आवाज में यांग लुओयांग को पुकारा, मानो वह खुद को असहाय महसूस कर रही हो और यांगनिंग के लिए दुखी हो रही हो। हालांकि यांगनिंग की तीखी निगाहों से उसकी हल्की सी मुस्कुराहट छिपी नहीं रह सकी। क्या तुम्हें नहीं पता कि हेडमेड तुम्हारी माँ की निजी नौकरानी है? उसका अनादर करना अपनी माँ को नीचा दिखाने के बराबर है। ये जानते हुए भी तुम उन पर पीछे से हमला कैसे कर सकते हो? यांग लुओयांग के ठंडे और बेरहम शब्द सुनकर यांगनिंग के माथे पर बल पड़ गए। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न तो वह यांगनिंग है और न ही चांगदाह उसकी सौतेली माँ है। हालांकि जब उसने चांगदाह को उसकी माँ कहा तो उसे अजीब तरह से घृणा महसूस हुई, जबकि चांगदाह ने कभी भी उसे अपनी बेटी की तरह नहीं माना था। अपनी नई पत्नी को तो छोड़िए, यांगनिंग के पिता होने के नाते उन्होंने कभी उसे अपनी बेटी जैसा नहीं माना। वह उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह उनके या उनकी पत्नी के साथ माँ और पिता जैसा सम्मान से पेश आएगी? महाराज, मुझे अशिष्टता के लिए क्षमा करें। यदि यांग परिवार की मुख्य सेविका के विरुद्ध खड़ा होना परिवार की मालकिन का अनादर करने के बराबर है, तो इसका क्या अर्थ है जब कोई यांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी और साम्राज्य की भावी युवराज को अपमानित करने का साहस करता है? यांगनिंग ने अपने कथन के अंतिम भाग पर जोर देते हुए बहुत ही शांत और संयमित तरीके से पूछा। यदि वे मनुष्यों से अधिक खिताबों की परवाह करते हैं तो क्या वह मूर्ख नहीं होगी यदि वह अपने हाथ में पकड़े हुए इक्का कार्ड का उपयोग नहीं करती? 29 सजा मिली। किसे? आप क्या बकवास कर रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि आपने हेडमेड पर फूलदान फेंक कर कुछ भी गलत नहीं किया? क्या आप बकवास करके इस स्थिति से बचने की कोशिश कर रहे हैं? यांग लुओयांग यांगनिंग को बेशर्मी से अपने कार्यों को सही ठहराते हुए देखकर क्रोधित हो गया। अब वो बहाने भी नहीं बना रही थी। जो लड़की कभी उसके सामने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करती थी, वह बेशर्मी से अपने किए का बचाव कर रही थी, मानो उसने सही किया हो और उसे इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। वह कब से इतनी बेशर्म और निडर हो गई कि उसकी बातों का विरोध करने लगी? क्या कल रात तेज बुखार उसके दिमाग तक पहुंच गया था कि उसने ऐसा किया, या फिर रातों रात किसी भटकती आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया? वह सोचने लगा। यांगनिंग ये देखकर अवाक रह गई कि यांग लुओयांग उसकी बातों को खुलेआम सुना कर रहा है। महाराज, मैं इस स्थिति से भागने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं यांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ और जल्द ही साम्राज्य की युवराज बनने वाली हूँ। क्या आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे मेरे किए का स्पष्टीकरण दिए बिना ही अनुचित रूप से सजा देंगे? यांगनिंग के साहसिक और बेपरवाह रवैये के कारण यांग लुओयांग को निराशा में आह भरनी पड़ी। ये लड़की, क्या वह बहस में लगातार क्राउन प्रिंसेस की उपाधि का प्रयोग करके उसे धमका रही थी? ... तुम इतना अपमानजनक काम करने के बाद तुम्हें थोड़ा सा भी पछतावा क्यों नहीं होता? यांग लुओयांग ये देखकर अविश्वास में था कि यांगनिंग उससे इस तरह बहस करने के लिए कितनी साहसी और बेशर्म हो गई थी। वह उस पर इसलिए नाराज नहीं था क्योंकि उसने हेडमेड पर पीछे से हमला किया था। वह इतनी बेकार चीज के लिए उस पर अपना समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद करेगा? वह उस पर गुस्सा था क्योंकि वह उसके आदेशों का पालन नहीं कर रही थी और हमेशा की तरह व्यवहार नहीं कर रही थी। अगर वह इसी तरह व्यवहार करती रही और उसकी बातों की अवहेलना करती रही, तो जब वह युवराज से शादी करके महल में प्रवेश करेगी तो उसे नियंत्रित करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। उस समय उसकी सगाई युवराज से हो जाएगी और वह महल में प्रवेश कर जाएगा। उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए वह उसे कभी भी अपनी राह से भटकने और अपनी मर्जी से काम करने की इजाजत नहीं दे सकता और नहीं देगा। वह कभी भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती या अपने विचारों पर अमल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह उसके किसी काम की नहीं रहेगी। उसे घर के बेकार सड़े हुए फर्नीचर की तरह फेंकना पड़ेगा। उसे ऐसी बेटी नहीं चाहिए जो अपने पिता के प्रति पुत्रवत रहे। उसे ऐसी कठपुतली चाहिए जो अपने दिमाग या विचारों का उपयोग किए बिना उसके आदेशों का पालन करे।
यही एकमात्र चीज है जो यांग निंग उसे सब कुछ चुकाने के लिए कर सकती है। जबकि यांग लुओयांग यांग निंग का एक अलग पक्ष देखकर आश्चर्यचकित था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यांग निंग उससे पहले से अधिक निराश नहीं हो सकती थी। वह सोचती थी कि खलनायक उपन्यास का सबसे आदर्श तथा क्रूर पात्र होता है, जो मुख्य पात्रों को प्रताड़ित करना तथा उन्हें प्रताड़ित होते देखना पसंद करता है। हालांकि यांग निंग की रहन सहन की स्थिति और महल में प्रवेश करने से पहले वह जिन परिस्थितियों में पली बड़ी थी, उसे देखकर पहली बार उसे खलनायकों के प्रति सहानुभूति महसूस हो रही थी। कोई भी खलनायक जन्मजात दुष्ट नहीं होता। ये समाज और उसके आसपास के लोग ही हैं जो उसे दुष्ट बनने पर मजबूर करते हैं और फिर उसे इस बात के लिए घृणा करते हैं कि वह वही बन गया जो उसे बनने के लिए मजबूर किया गया था। हे प्रभु, अगर किसी ऐसी ढीठ नौकरानी को सजा देना अपराध है जो अपने स्वामियों का हर बार अभिवादन न करके और उनसे चोरी करके उनका अपमान करती है, तो मैंने घोर पाप किया है। कृपया मुझे सजा दें। वरिष्ठ नौकरानी से लड़ने के बजाय यांग निंग ने दूसरा रास्ता चुनने का फैसला किया। युद्ध जीतने का एकमात्र तरीका हमला करना नहीं है। कभी कभी दुश्मन को लुभाने के लिए अपनी तलवार नीचे रखनी पड़ती है ताकि वह खुद ही आपके जाल में फंस जाए। क्या चोरी? यांग परिवार से कुछ भी चुराने की हिम्मत किसने की? यांग लुओयांग दहाड़ा और जिंग बाओ की ओर देखने लगा, जो चांगा के पीछे खड़ा था और यांग निंग के आरोपों को सुनकर घबरा गया था। मेरे प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया। मैं यांग परिवार से कभी कुछ नहीं चुराता। मैं कोई अपमानजनक काम कैसे कर सकता हूँ? वह युवती मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। जिंग बाओ घबराकर जमीन पर गिर पड़ा और घुटनों के बल बैठकर विनती करने लगा। चांगाह ने भौहें चढ़ाई और यांग निंग की ओर मुड़ी, जो शांति से जिंग बाओ के नाटक को देख रही थी और अपनी थकाऊ जम्हाई को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। यांग निंग, अगर तुम मुझसे किसी बात पर नाराज हो तो तुम मुझ पर गुस्सा निकाल सकती हो, लेकिन तुम किसी निर्दोष पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा रही हो और उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों अड़ी हो? चांगाह ने परेशान भाव से यांग निंग को देखा। यांग निंग मन ही मन हंसी, जैसे वह चांगाह के अचानक हुए प्रदर्शन की सराहना करना चाहती हो। उसके मगरमच्छी आंसुओं ने उसे किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिला दी जिसने कभी उसके साथ विश्वासघात किया था। उसने अपनी उमड़ती भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए गहरी सांस ली और चांगाह के चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारा जिससे वह अपना व्यवहार बंद कर दे। जब यांग लुओयांग आसपास नहीं होता है तो वह यांग निंग को प्रताड़ित करती है। हालांकि उसके सामने वह एक दुखी सौतेली माँ की तरह व्यवहार करती है जिसका उसकी बेटी द्वारा अनादर किया जा रहा है। माँ, अगर हेडमेड निर्दोष है तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या आपको अपनी बेटी से ज्यादा एक नौकरानी पर भरोसा है? यांग निंग ने चेहरे पर परेशानी भरे भाव लाते हुए कहा। यदि चांगाह जानती है कि कैसे अभिनय करना है तो वह कैसे पीछे रह सकती है और उसे अपने ऊपर रौंदने दे सकती है? हाँ, ऐसा नहीं होने वाला है। यांग निंग मेज के नीचे अपनी मुठ्ठियां भींच रही थी जब उसने चांगाह को अपनी माँ कहा। चांगाह को अपनी माँ कहना माँ की उपाधि का अपमान था। मुझे माफ करना माँ, हालांकि इस समय मेरी जान बचाना किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। इसे दिल पर मत लेना। माफ करना। उसने मन ही मन अपनी माँ से माफी मांगी और उम्मीद जताई कि वह इसे दिल पर नहीं लेगी और बाद में किसी और को अपनी माँ कहने के लिए मन में द्वेष नहीं रखेगी, भले ही उसे उसकी इस हरकत के बारे में कभी पता न चले। यांग निंग के प्रतिप्रश्न पर चांगाह अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि इस समय वह जो भी कहेगी सब कुछ उसके खिलाफ ही जाएगा। मेरा ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं है। बेशक मुझे तुम पर भरोसा है, तुम आखिर मेरी बेटी हो, लेकिन तुम्हें हमें ये बताना होगा कि जिंग बाओ ने तुमसे क्या चुराया है, तभी तुम उस पर ऐसा आरोप लगा रही हो। चांगाह ने अपनी नौकरानी की तरफ सावधानी से देखते हुए कहा। हालांकि जिंग बाओ के हाव भाव देखकर उसने राहत की सांस ली। अगर वह कह रही है कि उसने यांग निंग से कुछ नहीं चुराया है तो यांग निंग जरूर खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही होगी, और यह झूठ यांग निंग को पहले से भी अधिक कठोर सजा देने में उसके लिए उपयोगी हो सकता है। यांग लुओयांग ने चांगाह की बातों पर सिर हिलाया और कहा, ये सही है। सिर्फ इसलिए कि तुम यांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो, यह मत सोचो कि तुम कुछ कर सकती हो। यदि आपके पास कोई सबूत है कि चांगाह की नौकरानी ने आपसे कुछ चुराया है और आप जो कह रहे हैं वो सच है, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उसे खुद दंडित करूंगा। यांग लुओयांग ने घोषणा की और यांग निंग की अभिव्यक्ति को पढ़ने के लिए उसकी ओर देखा। हालांकि चिंतित होने के बजाय उसने सिर हिलाया और फिर से पुष्टि करने के लिए पूछा, तो मुझे अपने दावों को साबित करने के लिए बस ये सबूत दिखाना होगा कि हेडमेड ने मुझसे कुछ चुराया है? यांग लुओयांग ने सिर हिलाया और उसकी बातों से सहमति जताई। ये सही है। मुझे यकीन है कि अगर तुम निर्दोष हो और अपने दावों पर अडिग हो तो तुम्हें ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? उसने ठंडे स्वर में पूछा, अपनी तीखी निगाहों से उसे चेतावनी देते हुए। यदि वह जिंग बाओ के खिलाफ सबूत पेश करने में विफल रहती है तो वह उसे कड़ी सजा देगा ताकि वह फिर कभी उसके सामने अपना मुंह खोलने की हिम्मत न कर सके। इससे उसे कठोर सबक मिलेगा कि वह उसके सामने कभी एक शब्द भी न बोले तथा केवल वही करे जो वह कहे। तो तुम कह रही हो कि तुम्हें मुझसे ज्यादा एक मामूली नौकरानी पर भरोसा है? ये तो दिल तोड़ने वाली बात है। यांग निंग ने गंभीरता से कहा, मानो उसे यांग लुओयांग की बातों से ठेस पहुंची हो, और फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ जब मेरे पिता मुझसे ज्यादा बाहरी लोगों पर भरोसा करते हैं? ये वह क्षण था जब उसने यांग लुओयांग के प्रति विनम्र होने की भी परवाह नहीं की, क्योंकि वह जानती है कि वह उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि क्राउन प्रिंस के साथ उसकी सगाई हो चुकी है और जिस तरह से महामहिम ने सबके सामने उसकी प्रशंसा की है, उसे देखते हुए वह उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वह महामहिम की नजर में आ चुकी है और वह भविष्य में उनके काम आएगी। अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी, लेकिन अगर मैं सही साबित हुई तो मुझे खुद हेडमेड को सजा देने का अधिकार चाहिए और कोई भी इसमें दखल नहीं देगा। कोई भी नहीं, यांग निंग ने चांगाह की तरफ तिरछी नजर से देखते हुए सुझाव दिया।
यदि यांग लुयांग जिंग बाओ को दंडित करना चाहता तो चांगाह उसे सबसे कमजोर सजा देने का तरीका ढूंढ लेती और सब कुछ व्यर्थ हो जाता। वह वरिष्ठ नौकरानी से बदला लेने का अवसर कैसे व्यर्थ जाने दे सकती है, जिसने न केवल यांग निंग को बल्कि उसकी प्यारी जियाओ वेई को भी प्रताड़ित किया है। उन्हें अपने पाप कर्मों का दंड दिलाने के लिए उन्हें स्वयं ये सम्मान देना चाहिए। अब भुगतान का समय आ गया है बेबी। यांग निंग ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों को मेज पर खेल खेल में टैप किया और असली खेल शुरू होने का इंतजार करने लगी। 30 सजा मिली किसे? वी। यांग निंग की बेशर्मी भरी बातें सुनकर चांगाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या वह अपनी नौकरानी को अपने सामने सजा देना चाहती है? हाँ, क्या ये लड़की पागल हो गई है? क्या वह उससे झगड़ा करने की कोशिश कर रही है? अपनी नौकरानी को सबके सामने दंडित करने का अर्थ है उसे नीची नजर से देखना और घर में उसके अधिकार को चुनौती देना। अब तक किसी ने भी जिंगबाओ के खिलाफ उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की, न केवल इसलिए कि वह यांग परिवार की मुख्य नौकरानी है, बल्कि इसलिए भी कि वह चांगाह की निजी नौकरानी है, जो शादी के बाद दहेज में उसके साथ यांग परिवार में आई है। इस कारण से यांग निंग ने चुपचाप उन अपमानों को सहन किया था जो जिंगबाओ ने अब तक उस पर फेंके थे, क्योंकि वह अपने और चांगाह के बीच एक दरार पैदा नहीं करना चाहती थी, जो उनके बेडरूम के दरवाजों के पीछे यांग लुयांग के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। लेकिन वह यांग निंग थी और वह नहीं है। यांग निंग इन लोगों से चुपचाप निपटती थी और हमेशा संघर्ष के क्षण को रोकने की कोशिश करती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वह अपनी पूरी जिंदगी किसी उपन्यास में उलझी नहीं रहने वाली। वह यहाँ से निकलकर अपनी दुनिया में वापस लौटने का कोई रास्ता ढूंढ ही लेगी। तो जब तक वह इस दुनिया में रहेगी, वह इसका पूरा आनंद उठाएगी और असली यांग निंग की मदद करेगी ताकि वह अपने दुखद विनाश से बच सके। एक प्रशंसक के रूप में वह उसके लिए बस यही एक उपकार कर सकती है। ... यांग निंग, क्या तुम सबके सामने अपनी माँ को सिर्फ इसलिए नीची नजर से देख रहे हो क्योंकि मैं कुलीन पृष्ठभूमि से नहीं हूँ? चांगाह कांपती आवाज में गिड़गिड़ाया। चूंकि वह किसी कुलीन परिवार से नहीं थी, इसलिए जब उसने यांग लुयांग से विवाह किया तो उसे कुलीनों और अभिजात वर्ग के कुलीन समाज में समायोजन करने में कठिनाई हुई। उससे शादी करने के बाद उसे आखिरकार वो जिंदगी जीने का मौका मिला जो वो चाहती थी, लेकिन वो उसमें कभी ढल नहीं पाई। रईसों के समाज में उसे हमेशा से ही एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखा जाता रहा है और आज भी देखा जाता है। इसलिए वह यांग निंग से इतनी नफरत करती है क्योंकि वह हर लिहाज से परफेक्ट है। उसके रूप रंग से लेकर उसके तौर तरीकों और शान शौकत तक सब कुछ शुद्ध शालीनता और कुलीनता की झलक देता है। यांग निंग ने चांगाह को मजे से देखा और उसकी कल्पना की सराहना करना चाहा। वह भी मानती है कि पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। उसकी नौकरानी ने वर्षों तक यांग निंग के साथ दुर्व्यवहार किया और उसने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया, इसके बजाय उसने उसे और अधिक प्रताड़ित करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब इतने सालों तक उसने उसके साथ जो किया उसका बदला चुकाने का समय आया तो वह अचानक एक बुरी बेटी बन गई। वाह माँ, मैं कुछ अपमानजनक करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? आप यांग परिवार की मालकिन है, कौन आपको नीची नजर से देखने की हिम्मत कर सकता है? यांग निंग के मधुर शब्दों ने चांगाह को हैरानी से उसे घूरने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने विनम्र तरीके से प्रतिक्रिया देगी। और अगर हेडमेड निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है तो उसे मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपने आरोपों को सबूतों से साबित करने में नाकाम रही तो मैं खुशी खुशी अपनी सजा स्वीकार करूंगी और हेडमेड और आपसे भी माफी मांगूंगी। यांग निंग ने चांगाह का मुंह बंद करते हुए कहा, जो यांग निंग को फिर से मां के अनादर के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इस बार वह सफल नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यांग निंग के हाथ में एक का कार्ड छिपा है। यह एक दिलचस्प खुलासा खेल होने जा रहा है। ठीक है, अगर तुम मुख्य नौकरानी के खिलाफ सबूत दिखाओगी तो मैं तुम्हें उसे अपनी मर्जी से सजा देने की इजाजत दूंगी। यांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते तुम इतने अधिकार की हकदार हो। आगे बढ़ो और मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास अपने दावों को साबित करने के लिए किस तरह के सबूत हैं। यांग लुयांग, जो इस दौरान चुप था, ने उदासीनता से घोषणा की, जिससे चांगाह अविश्वास से उसे घूरने लगा। वह उसका पक्ष लेने के बजाय यांग निंग के बेतुके अनुरोध को कैसे मान सकता है? प्रभु, चांगाह ने उसे धीमी आवाज में पुकारा, लेकिन उसकी बातें अनसुनी हो गईं। यांग निंग ने यांग लुयांग को चांगाह की अनदेखी करते हुए देखा तो वह मुस्कुराई और इस ऐतिहासिक क्षण का जश्न मनाने के लिए जोर से हंसना और तालियां बजाना चाहती थी, लेकिन यह संभव नहीं है ना? अंत में उसने हंसी और खिलखिलाहट से बचने के लिए अपना गला साफ किया और गहरी सांस लेकर अपने पोकर चेहरे के भाव को टॉर्च के सामने रखा, ये सत्यापित करने के लिए कि मैं सच बोल रही हूँ या नहीं। मैं हेडमेड के कमरे की आधिकारिक तलाशी का अनुरोध करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर उसने मेरे कमरे से कुछ चुराया है तो उसका कमरा ही एकमात्र जगह है जहां वह उसे छिपा सकती है। क्या तुम्हें यकीन है, अगर वे उसके कमरे से कोई चोरी की चीज न ढूंढ पाए तो क्या होगा? तब तुम क्या करोगी? यांग लुयांग ने उसे ठंडी संदिग्ध निगाहों से देखते हुए पूछा। यांग निंग उसकी बेटी थी, पर उसकी आंखों में उसके प्रति कोई गर्मजोशी नहीं थी, मानो वह कोई अजनबी हो। तो जैसा कि पहले वादा किया गया था, मैं खुशी से अपनी सजा स्वीकार करूंगी और असुविधा के लिए हेडमेड और माँ दोनों से माफी मांगूंगी। यांग निंग ने यांग लुयांग की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। इस लड़ाई में वह किसी भी तरह से नहीं हारेगी। जब यांग लुयांग और यांग निंग एक दूसरे को घूरने में व्यस्त थे, चांगाह चुपके से जिंगबाओ की ओर मुड़ी और बिना एक शब्द बोले उससे पूछा, क्योंकि उनकी आंखें ही सब कुछ बयां कर रही थीं। चांगाह, क्या तुमने उससे कुछ चुराया है? वह किस चीज की बात कर रही है? जमीन पर घुटनों के बल बैठी जिंगबाओ भी इसी तरह परेशान थी। उसने सिर हिलाया और आंखों से जवाब दिया, जिंगबाओ, मैंने कुछ नहीं चुराया, पिछले कुछ दिनों में नहीं। मुझे नहीं पता कि वो किस सबूत की बात कर रही है। जिंगबाओ की आंखों में संदेह देखकर चांगाह को यकीन हो गया कि यांग निंग बस उसे धोखा दे रही थी और उसके साथ दिमागी खेल खेल रही थी और उसके पास कोई सबूत नहीं था।
जब शुरू से ही कुछ नहीं है तो वह सबूत कैसे ढूंढ सकती है? महाराज, यांग निंग सही कह रहे हैं। सच्चाई सामने लाने के लिए हमें यांग निंग के कहे अनुसार ही करना होगा। चांगा यांग लुयांग की ओर मुड़े और यांग निंग के विचार का समर्थन करते हुए उन पर मुस्कुराए। ये कहते हुए वह कमरे में मौजूद अन्य नौकरानियों की ओर मुड़ी और बोली, तुम तीनों जिंगबाओ के कमरे में जाओगी और हर कोने की बारीकी से जांच करोगी और देखोगी कि उसके कमरे में कोई चोरी की वस्तु तो नहीं है। जी मैडम, तीनों नौकरानियों ने शिष्टाचार से झुककर एक स्वर में उत्तर दिया। जैसे ही वे कमरे से बाहर जाने वाली थी, यांग निंग ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। रुको, तुम तीनों अपनी अपनी जगह पर वापस जाओ और स्थिर खड़े रहो। तुम कहीं नहीं जा सकते। यांग निंग ने उन्हें आदेश दिया और उनके कदम रोक दिए। यांग निंग, तुम क्या कर रही हो? क्या अब तुम मेरे आदेशों की अवहेलना कर रही हो? चांगा, जो केवल यांग लुयांग के सामने ही उससे मीठी आवाज में बात कर रही थी, उस समय गुस्से से भर गई जब यांग निंग ने उसकी आज्ञा काट दी और नौकरानियों को अध्ययन कक्ष से बाहर जाने से रोक दिया। यांग लुयांग ने आश्चर्य से चांगा की ओर देखा, लेकिन यांग निंग के सामने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस बार गलती यांग निंग की थी। वह अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कैसे कर सकती है और अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती है? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने जिंगबाओ के कमरे में सबूत ढूंढने के लिए आधिकारिक तलाशी का अनुरोध नहीं किया था? क्या तुम अपनी पिछली बात वापस ले रही हो? चांगा ने यांग निंग से पूछताछ की क्योंकि वह चाहती थी कि वह अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ले, क्योंकि बाद में अगर उन्हें जिंगबाओ के कमरे से कोई सबूत नहीं मिला तो उसे बहुत अपमानित होना पड़ेगा। चांगा खुशी से मुस्कुराए। माँ, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? हालांकि मैंने सरकारी तलाशी का अनुरोध किया था, जो नौकरानियों द्वारा नहीं बल्कि पिताजी की सेवा करने वाले पहरेदारों द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि अगर नौकरानियां तलाशी लेंगी तो संभावना है कि वे सच्चाई छिपाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि वे मुख्य नौकरानी के अधीन काम करती हैं और हो सकता है कि वे गार्डों जितनी सच्ची न हो। यांग निंग ने चांगा के जबरदस्ती लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। यांग निंग की बातें सुनकर चांगा का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग निंग उसकी योजना को समझ पाएगी। जिन नौकरानियों को वह कमरे की तलाशी लेने के लिए भेज रही थी, वे जिंगबाओ के अधीन काम करती थीं और उनके यांग निंग से बहुत करीबी रिश्ते थे। अगर उन्हें कमरे में कुछ भी मिल भी जाए तो भी वे सबूत साथ नहीं लाएंगे। आखिरकार यांग निंग झूठ बोलती साबित होगी और उसे कड़ी सजा मिलेगी। हालांकि वह अपनी योजना को इस तरह कैसे पूरा कर सकती है? आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।